गुणकार क्या है? गुणकार अंतर्भूत है। तो जो आता है ना धनाधन धारा, उसमें भी ये सब स्थान आते हैं ना, धनाधन धारा के स्थान है। लोक के बाद। हाँ, लोक के बाद लोक को ये करके औधरा सेवारा 3.5 बार शलाका राशि समाप्त करते तो अग्निकय जीवों का ये गुणकार शलाका आती है। फिर अग्निकय जीवों की वर्ग शलाका अर्धच्छेद, फिर वर्ग अग्निकय जीवों की राशि आती है। तो ये अग्निकय जीव असंख्य हो गया ना 243 नंबर। काय किती असंख्यचे गुण, काय किती भी हो गए? अग्निकय को की काय स्थिति उनसे असंख्यात गुणे हैं। अन्य काय जीवों में से अग्निकय जीवों में उत्पन्न होने के प्रथम समय में ही अग्निकय नाम कर्म का उदय होता है। उसके उदय युक्त प्रथम समय से लेकर उत्कर्ष से असंख्यात लोक प्रमाण उसका उदय काल है। वह काल अग्निकय को की काय स्थिति कहा जाता है। कोई एक जीव दूसरे काय में से निकल करके अग्निकय में पैदा हुआ तो वापिस पुनः अग्निकय ऐसे कितने काल तक होता रहेगा? असंख्यात लोक प्रमाण उसका उत्कृष्ट काल है। इतने समय तक वह अग्निकय में ही रह सकता है जीव। तो कोई भी अपन भी जैसे पहले गए होंगे या कोई अन्य जीव भी अग्निकय में लगातार रहने का काल उसको यहाँ काय स्थिति लेना। एक अग्निकय शरीर का काल नहीं लेना काय स्थिति में। अग्निकय में पैदा होकर के अग्निकय कैसे कितने काल तक होगा वह अग्निकय की काय स्थिति लेना। दीदी सारे कुछ कहाँ पर है सारे? नहीं, मैं आपको तो लोग सारे ना अग्निकय के दिन सारे कुछ वो तो उसके गुणकार शलाका बताए ना। हाँ, जीवों का प्रमाण बताया और मतलब 3.5 बार शलाका राशि करने के बाद अग्निकय जीवों की संख्या आती है। फिर अग्निकय जीवों की संख्या के बाद अग्निकय स्थिति असंख्यात वर्ग स्थान जाएंगे तब आएगी ना। काय स्थिती म्हणाला शरीर घ्यायचं आणि अग्निकयची काय स्थिती म्हणून हाँ, त्या जीवाची ते त्या कायकामध्ये राहण्याची स्थिती घ्यायची। वहाँ इसमें जो लेते हैं निगोद की स्थिति, वहाँ पर वो एक काय स्थिति लेते हैं, एक शरीर लेते हैं, एक निगोद शरीर कितने काल तक उसमें दूसरे नए पैदा होते रहेंगे वो निगोद की काय स्थिति लेते हैं। अनुभाग बंधज्यवसान स्थानानि असंख्यज्य गुणानि। अनुभाग बंधज्यवसान स्थान असंख्यात गुणे। अनुभाग बंध स्थान और अनुभाग बंधाध्यवसान स्थान असंख्यात गुणे। यह अभिप्राय है। तो भी दोनों की संख्या समान है। अनुभाग बंध स्थान और अनुभाग बंधाध्यवसान स्थान। शंका, यह कैसे पाया जाता है? समाधान, कारण कि यह सूत्र इन दोनों ही अर्थों के वाचक स्वरूप से पाया जाता है। यहाँ गुणकार का प्रमाण असंख्यात रूप है। वह किस प्रमाण से जाना जाता है? वह गुरु के उपदेश से जाना जाता है। अनुभाग बंधाध्यवसान स्थान से अनुभाग बंध स्थान भी लेना, दोनों का वाचक बताएंगे। अब यहाँ पर वृद्धि की प्ररूपणा करते हैं। अधस्तन स्थान प्ररूपणा हो गई और उसके बाद समय प्ररूपणा भी हो गई। अब यहाँ वृद्धि प्ररूपणा करते हैं। वड्डी परुवणदाय अति अनंत भाग वड्डी हानि असंख्यज्य भाग वड्डी हानि संख्यज्य भाग वड्डी हानि संख्यज्य गुण वड्डी हानि असंख्यज्य गुण वड्डी हानि अनंत गुण वड्डी हानि। वृद्धि प्ररूपणा की अपेक्षा अनंत भाग वृद्धि हानि, असंख्यात भाग वृद्धि हानि, संख्यात भाग वृद्धि हानि, संख्यात गुण वृद्धि हानि, असंख्यात गुण वृद्धि हानि और अनंत गुण वृद्धि हानि होती है। इस सूत्र के द्वारा 6 वृत्तियों व हानियों की प्ररूपणा की गई है। शंका, 6 वृत्तियों और वह हानियों का अस्तित्व चूंकि षष्ठांग प्ररूपणा से ही जाना जा चुका है, अतः उनकी प्ररूपणा यहाँ नहीं की जानी चाहिए क्योंकि पुनरुक्त दोष का प्रसंग आता है। समाधान, यहाँ पुनरुक्त दोष नहीं आता है क्योंकि वृत्तियों व हानियों के काल के प्रमाण व अल्प बहुत्व की प्ररूपणा करने के
लिए इस सूत्र द्वारा 6 वृत्तियों व हानियों के अस्तित्व का स्मरण कराया गया है। अथवा अनंत गुणवृत्ति हानि का इस प्रकार काल शब्द का अध्ययन करने पर 6 वृत्तियों व हानियों के काल की यह सब प्ररूपणा है, ऐसा मानकर पुनरुक्त दोष नहीं आता। ऊपर जो 6 वृत्ति के नाम लिखे उसके यहाँ और एक ऐसा शब्द जोड़ दो, अनंत भाग वृत्ति हानि का काल है, असंख्यात भाग वृत्ति हानि काल है, ऐसे काल एक शब्द लगा दो। देर काल का प्ररूपणा करने वाला सत प्ररूपणा सूत्र है, ऐसा लगा सकते हैं। काल बताने वाले हैं यहाँ पर कि हानि कितने काल तक होती है, अनंत भाग वृत्ति हानि कितने काल तक होती है, असंख्यात भाग वृत्ति हानि कितने काल तक होती है। पंचवर्ती पंचहानियों केवचिरम कालादो भवन्ति। 5 वृत्तियां व हानियां कितने काल तक होती है? यह पृच्छा सूत्र एक समय से लेकर जहां तक संभव है उतने काल की अपेक्षा करता है। अनंत गुणवृद्धि का और अनंत गुण हानि का नाम आगे दिया है, इसलिए यहाँ 5 वृद्धि मतलब अनंत गुणवृद्धि को छोड़कर या अनंत गुण हानि को छोड़कर 5 वृद्धि और 5 हानियों का कारण करना। जहने एक समूह, जगने से एक समय होती है। इन 5 वृद्धियों व हानियों को एक समय ही करके द्वितीय समय में अविवक्षित वृद्धियों व हानियों के प्राप्त होने पर इनका एक समय का उपलब्ध होता है। अनंत भाग वृद्धि हुई, फिर दूसरे समय में असंख्यात भाग वृद्धि हुई या संख्यात भाग वृद्धि हुई, तो वहां पर अनंत भाग वृद्धि कितने काल तक हुई? एक समय। इसलिए जगने से एक समय इसका काल होता है। तो 5 वृद्धि और 5 हानियों का उत्कर्षेण आवलियाय असंख्यज्यति भागो। वे उत्कृष्ट से आवली के असंख्यातवें भाग काल तक होती है। 5 वृद्धियों व हानियों के मध्य में यदि एक वृद्धि अथवा हानि में अतिशय दीर्घ काल तक रहता है तो वह आवली के असंख्यातवें भाग मात्र ही रहता है। आवली का अतिक्रमण कर वह अधिक काल तक नहीं रहता, क्योंकि ऐसा स्वभाव है। आवली का अतिक्रमण, आवली के असंख्यात भाग का अतिक्रमण, मतलब अनंत भाग वृद्धि ऐसी लगातार होगी तो कितने काल तक होगी? आवली के असंख्यात भाग, क्या असंख्यात भाग वृद्धि ऐसी हुई तो भी आप कितने काल तक होगी? आवली के असंख्यात भाग काल तक, उससे ज्यादा नहीं होगी। मतलब उससे उस वृद्धि को बदल करके अनंत भाग वृद्धि को बदल करके असंख्यात भाग वृद्धि बदल करके संख्यात भाग वृद्धि नियम से होगी आवली के असंख्यात भाग काल जाने पर। हाँ वही ना, अनंत जो अनुभाग बंद हो रहा है उसी में तो शंका। अनंत भाग वृद्धि के विषय की अपेक्षा असंख्यात भाग वृद्धि का विषय चूंकि अंगों के असंख्यातवें भाग से गुणित है, अतः असंख्यात भाग वृद्धि का काल असंख्यात अवयवों का क्यों नहीं होता है? समाधान नहीं, क्योंकि विषय गुणकार के प्रतिभाग से अनुभाग बंध के कालों को स्वीकार करने पर अनंत गुणवृद्धि व हानि संबंधी बंध काल के असंख्यात मात्र होने का प्रसंग आता है, परंतु ऐसा है नहीं, क्योंकि सूत्र में उनके उत्कृष्ट काल का निर्देश अंतर्मुहूर्त काल मात्र ही किया है। प्रश्न के उत्पन्न किया था अनंत भाग वृद्धि के विषय की अपेक्षा, मतलब जितने इसमें अनंत भाग वृद्धि होती है, काल प्रमाण अनंत भाग वृद्धि होती है, फिर एक बार असंख्यात भाग वृद्धि होती है ना, और फिर उसके बाद असंख्यात भाग वृद्धि होती जाती है अनंत भाग वृद्धि होने की। जगह बंधस्थान की अपेक्षा से जगह बंधस्थान की अपेक्षा लगाने के इसको, मतलब ये अनंत भाग वृद्धि का विषय पहले जो बताया था कांडक प्रमाण है, फिर असंख्यात भाग वृद्धि या कांडक गुणित
एकाधिक कांडक प्रमाण है, ऐसा बताया था ना, वही लेना है यहाँ पर। असंख्यात भाववृत्ति पहले वो सब बताया था ना विषय, अनंत भाववृत्ति कितनी होती है, तो पहले एक कांडक प्रमाण अनंत भाववृत्तियाँ होती है, फिर उसके बाद असंख्यात भाववृत्ति कितनी होती है, कांडक गुणित एकाधिक कांडक प्रमाण होती है, फिर उसके बाद संख्यात भाववृत्ति कितनी होती है, ये सब बताया था ना। तो विषय आगे आगे जो है बड़ा बड़ा है, असंख्यात भाववृत्ति का विषय बड़ा है, तो उसकी वृद्धि ज्यादा काल तक होनी चाहिए, असंख्यात भाववृत्ति ज्यादा काल तक होनी चाहिए। कितने काल तक होनी चाहिए सर, कहा वहाँ पर असंख्यात पल्लवों प्रमाण क्यों नहीं होता, उसका विषय ज्यादा होने से। तो उसका उत्तर दिया कि ऐसे कि विषय गुणकार के प्रतिभाग से अनुभाग बंध के काल को भी स्वीकार करेंगे तो कि फिर अनंत गुणवृद्धि और हानि तो बहुत है ना, आगे सब अनंत गुणवृद्धि ही है एक षष्ठान होने के बाद। कुठे करेक्शन करना अनंत गुण करना चाहिए, अनंत गुणवृद्धि व हानि संबंधी बंधकाल, उसका विषय ज्यादा है ना, तो उसका बंधकाल कितना होगा, फिर असंख्यात लोग प्रमाण उसके स्थान है अनंत गुणवृद्धि के, या अनंत गुण हानि उधर से लेंगे तो अनंत गुण हानि लेंगे, तो उसके स्थान कितने हैं, असंख्यात लोग प्रमाण है, तो फिर वो असंख्यात लोग मात्र उसका काल होने का प्रसंग आएगा, ऐसा समाधान में कहा, परंतु ऐसा नहीं है। उनके सूत्र में उनके उत्कृष्ट काल का निर्देश अंतर्मुक्त मात्र काल ही किया है। अनंत गुणवृद्धि अंतर्मुक्त काल होती है, आगे बताएंगे। असंख्यात का विषय अनंत भाववृत्ति का विषय म्हणजे जगन्य स्थानामध्ये वाढवायचं ते घेतलं ना, असंख्यात भाववृत्ती होण्यापूर्वी किती झाले नहीं, जगन्य बंध स्थान से या कहीं पर भी बीज का ले लो, बीज में से आपको मतलब वृद्धि करनी है, तो भी उस बंध स्थान से लेकर के अनंत भाववृत्ति तो कांडक प्रमाण जाने तक ही होगी ना, फिर आगे असंख्यात भाववृत्ति उस स्थान की अपेक्षा असंख्यात भाववृत्ति ही होगी, फिर उसके आगे असंख्यात भाववृत्ति चलेगी संख्यात भाववृत्ति तक, फिर किसी भी बीज के स्थान में से आपको आगे का बंध स्थान बन देगा, तो वहां से देखेंगे वृत्तियां कहीं विवक्षित आपने बीज का कोई स्थान बांधा, उसके बाद में कौन सा बांध रहे हैं, तो अनंत भाववृत्ति बांधेंगे, तो कांडक प्रमाण ही जाने तक अनंत भाववृत्ति होगी ना, उसके बाद तो नियम से असंख्यात भाववृत्ति आने ही वाली है, और असंख्यात भाववृत्ति कब तक होगी, उस बंध स्थान की आगे बहुत संख्यात भाववृत्ति होने तक होगी, कांडक गुणित कांडक एकाधिक कांडक प्रमाण, तो इसलिए उसका विषय ज्यादा है संख्यात भाववृत्ति का। वैसे विषय की अपेक्षा से आप काल लगाएंगे तो आचार्य ने समाधान किया कि अनंत गुणवृद्धि का तो विषय बहुत सारा है, क्योंकि एक ही षष्ठान का उल्लंघन करेंगे किसी भी बंध स्थान से आगे, तो अनंत गुणवृद्धि ही आगे सब कही जाएगी ना, उसकी जितने भी आगे बंध स्थान रहेंगे तो अनंत गुणवृद्धि होगी उसकी अपेक्षा से, जगह बंध स्थान से भी ले लो, बीच में से भी ले लो, कहीं से भी ले लो, उस बंध स्थान के आगे एक षष्ठान जाने तक ही वहां पर अनंत भाववृत्ति और फिर असंख्यात भाववृत्ति, संख्यात भाववृत्ति, संख्यात गुणवृत्ति आएगी, असंख्यात गुणवृत्ति आएगी, और आगे सब उस स्थान की अपेक्षा से अनंत गुणवृत्ति ही होगी ना, तो इसलिए अनंत गुणवृत्ति का विषय ज्यादा होने से असंख्यात लोक मात्र होने का प्रसंग आएगा काल, परंतु ऐसा कहीं नहीं, क्योंकि सूत्र में उसका काल कितना बताया है, अंतर्मुक्त ही काल बताया है। अनंत गुणवृत्ति हानियो केवल चिरं कालादो होती, अनंत गुणवृत्ति और हानि कितने काल तक होती है, यह स्पष्ट सुगम जहने न एक समूह, जगाने से एक समय तक होगी, कारण कि अनंत गुणवृत्ति बंध और अनंत गुण हानि बंध को एक समय करके द्वितीय समय में अविवक्षित वृद्धि अथवा हानि के बंध को प्राप्त हुए जीव के उनका एक समय काल देखा जाता है। अंगुल के असंख्यात भाग से गुणित है, अनंत अनुभाग
भाग की वृद्धि का जो विषय है उसको अंकों के असंख्यात विभाग से आप गुना करो तो इतना असंख्यात भाग वृद्धि का कारण है। हाँ हाँ मतलब अंकों के असंख्यात विभाग में असंख्यात पल्लव होते हैं ना नहीं बराबर संचलन के असंख्यात विभाग में असंख्यात पल्लव असंख्यात तत्व काल होते सकता है उसके विकल्प असंख्यात भाग वृद्धि के ज़्यादा हैं ज़्यादा है। इसके 1000 है उसके 1 लाख में ज़्यादा टाइम क्यों नहीं दे सकते एक समय कैसा होगा हमला उस स्थान से उसने अनंत गुना बंद किए फिर वापस उसके परिणाम बदल गए अनुभाग बंधन स्थान बदल गया तो हानि भी हो सकती है उसकी या अनंत गुण वृद्धि की आगे असंख्यात भाग वृद्धि भी हो सकती है। आगे उत्कर्ष से ना अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट से वे अंतर्मुहूर्त काल तक होती है। इन दो वृद्धि हानियों के मध्य में एक वृद्धि अथवा हानि में अतिशय दीर्घ काल तक यदि रहता है तो अंतर्मुहूर्त ही रहता है अधिक काल तक नहीं क्योंकि वैसा जब भगवान का उद्देश्य नहीं है। विशुद्धि को प्राप्त होने वाला जीव निरंतर अंतर्मुहूर्त काल तक अशुभ प्रकृतियों के अभाग स्थानों को अनंत गुण वृद्धि के साथ अनंत गुण हानि के साथ अनंत गुण हानि के साथ बांधता है विशुद्धि को प्राप्त होने वाला जीव विशुद्धि बढ़ रही है उसके निरंतर अंतर्मुहूर्त काल तक वासन अशुभ प्रकृतियों के अनुभाग स्थानों पर क्या होगा अनंत गुण हानि के साथ बांधता है ना अनंत गुण हानि होगी अशुभ प्रकृतियों के अनुभाग स्थानों को अनंत गुण वृद्धि के साथ बांधता है। जो अशुभ प्रकृतियां बन रहे उसका तो अनुभाग अनंत गुना कम हो रहा है अशुभ प्रकृति का बंध हो रहा है उनका अनंत गुना अपन हमेशा कर्म परिणाम में आवश्यक बताते हैं अनंत अप्रशस्त प्रकृतियों का अनंत गुना ही अनुभाग बनता है अशुभ प्रकृतियों का अनंत गुना बढ़ता हुआ इसके विपरीत तथा शुभ प्रकृतियों के अनुभाग स्थानों को अनंत गुणा वृद्धि के साथ बांधता है। इसके विपरीत संक्लेश को प्राप्त होने वाला जीव अशुभ प्रकृतियों के अनुभाग स्थानों को निरंतर अंतर्मुहूर्त काल तक अनंत गुण वृद्धि के साथ बांधता है तथा शुभ प्रकृतियों के अनुभाग स्थानों को अनंत गुण हानि के साथ बांधता है। यह उक्त कथन का अभिप्राय है। लगातार विशुद्धि हुई तो अंतर्मुहूर्त काल तक ही होगी निरंतर संक्लेश होंगे तो अंतर्मुहूर्त सब अंतर्मुहूर्त ही होता है ना अंतर्मुहूर्त ही होता है उतना बड़ा इन दो अवयव बलों के द्वारा सूचित अनुभाग की वृद्धि एवं हानि के काल संबंधी अल्प बहुतों को कहते हैं। बिना कर्म परिणाम के भी विशुद्ध के होते हैं ना केंद्रादि में भी बताइए विशुद्ध और संक्लेश परिणाम वह इस प्रकार है। कोणता असं काही सांगितलेलं नाही ना अंतर्मुहूर्त जो बड़ा से बड़ा भी एक अभी बताया ना हमने प्रारब्ध लब्धि से लेकर के विशुद्धि लब्धि से लेकर विशुद्धि लब्धि देशना लब्धि प्रारब्ध लब्धि करण लब्धि सब मिला के जो कार्य वो भी हो सकता है उतना भी लेने के वो सब में चले आना लगते हैं हाँ सब में हर समय तो बढ़ना ही बढ़ रहे इन दो अवयव बलों के द्वारा सूचित अनुभाग की वृद्धि एवं हानि के काल संबंधी अल्प बहुतों को कहते हैं। वह इस प्रकार है। अनंत भाग वृद्धि व हानि का काल सबसे स्थूल है। उससे असंख्यात भाग वृद्धि व हानि का काल असंख्यात गुना है। उनका क्या है? उनका आवली का असंख्यातवां भाग है क्योंकि अनंत भाग वृद्धि व हानि के विषय की अपेक्षा असंख्यात भाग वृद्धि व हानि का विषय असंख्यात गुना पाया जाता है। उससे संख्यात भाग वृद्धि व हानि का काल संख्यात गुना है क्योंकि असंख्यात भाग वृद्धि व हानि के विषय की अपेक्षा संख्यात भाग वृद्धि व हानि का विषय संख्यात गुना पाया जाता है। शंका वह संख्यात
संख्यात गुणत्व किस प्रमाण से जाना जाता है? समाधान वह युक्ति से जाना जाता है, और वह युक्ति जो कि पहले बताई जा चुकी है। पहले बताया ना, संख्यात भाग वृद्धि के कितने स्थान जाने तक वो संख्यात भाग वृद्धि होती है। तो बीच के सवाल में अंतर भाग वृद्धि और संख्यात भाग वृद्धि के स्थान जो संख्यात भाग वृद्धि में ही आ जाते हैं ना। संख्यात भाग वृद्धि के उत्कृष्ट संख्यात के 41/56 पर 41 खंड जाने पर वहां पर संख्यात गुणवृद्धि प्रारंभ होती है। तो उसके पहले क्या है? संख्यात भाग वृद्धि है। तो एक असंख्यात भाग वृद्धि होने के बाद कितनी संख्यात भाग वृद्धि हो गई? उत्कृष्ट संख्यात का 41 खंड में 56 में से 41 खंड जाने तक वो संख्यात भाग वृद्धि हुई ना। तो उसके बीच में अनंत भाग वृद्धि और संख्यात भाग वृद्धि आई। वो सब वहां संख्यात भाग वृद्धि तो एक संख्यात भाग वृद्धि आने तक हुई, लेकिन यहाँ पर कितनी संख्यात भाग वृद्धि हुई? उतने उत्कृष्ट संख्यात के 41 खंड गए, 56 में से 41 खंड गए। वहां तक जितने संख्यात भाग वृद्धि के स्थान हुए उसके बीच में संख्यात भाग वृद्धि हुई है, तो उससे वो संख्यात गुना है। एक संख्यात भाग वृद्धि के पहले असंख्यात भाग वृद्धि के स्थान और अनंत भाग वृद्धि के स्थान जो होंगे उससे आगे संख्यात भाग वृद्धि के कितने स्थान हुए? तो संख्यात गुने हो गए हैं वहां पर। अतः उसकी प्ररूपणा यहाँ नहीं की जाती है। उससे संख्यात गुणवृद्धि और हानि का कारण संख्यात गुना है, क्योंकि पूर्व की वृद्धि और हानि के विषय की अपेक्षा इनका विषय संख्यात गुना देखा जाता है। संख्यात गुणवृद्धि वहां से चालू हो गई, तो वहां जब तक जगन्यकर्ता संख्यात के एकम अर्धच्छेद प्रमाण बार दुगुना होता जाता है, तब तक जितने बीच में स्थान आ गए वो संख्यात गुणे होते हैं ना वहां पर, इसलिए संख्यात गुना बना है। उससे विषय संख्यात गुणे है, इसलिए उसका काल भी संख्यात गुना होता है। उससे विषय कैसी संख्यात भाग वृद्धि के तो 73% लगभग है। उत्कृष्ट संख्यात का 41/56 है 73% लगभग। हाँ। तो उत्कृष्ट संख्यात का इतना आगे जाएगा तब तक संख्यात भाग वृद्धि के विषय चलते। हाँ। उसके बाद संख्यात गुणवृद्धि वहाँ से चालू हुई। कहाँ से चालू हुई? वहाँ से चालू हुई। फिर जघन्य पहले संख्यात के अर्धच्छेद जो संख्यात प्रमाण है वो संख्यात प्रमाण बड़ा है ना, जगन्यकर्ता संख्यात के जो अर्धच्छेद है। हाँ, उत्कृष्ट संख्यात का 73% से तो कम ही है ना। उसका लॉग मतलब उससे कम कैसे? किसी भी संख्या के अर्धच्छेद होंगे तो वो बहुत कम ही होते हैं ना। 63, 5, 36 के अर्धच्छेद कितने हैं? 256 मतलब 16 है। 16 मतलब उसका बहुत छोटा सा हिस्सा 70 कितना परसेंट भी नहीं हुआ, 10% भी नहीं। तो यानी उसके अर्धच्छेद कम होंगे ऐसा बोल रहा है। क्योंकि लॉग लेते हैं तो छोटी आती है ना, लॉग लेते हैं इसलिए है मतलब अर्धच्छेद लॉग लेते हैं कि बहुत बड़ी संख्या को छोटा सा बनाते हैं। 28 अंक प्रमाण संख्या के अर्धच्छेद ये आप इसको लेकर के बोल नहीं होती, तो उसके स्थान है वो कम ही आएंगे ना। जो संख्या गुणवृद्धि के लिए गए संख्या गए तो मात्र कितने स्थान गए? जगन्य संख्या के अर्धच्छेद में यानी जो उत्कृष्ट संख्या है उसका बहुत छोटा सा हिस्सा, उतने ही स्थान हमको आगे जाना है। तो उतने ही स्थान बनने वाला संख्या गुणवृद्धि के स्थान सबसे कम, और ये जो संख्या भाग वृद्धि करी वो तो हमने हम उस स्थान से लेकर के 73% ऑफ उत्कृष्ट संख्या उतने स्थान तक गए, तो वो बहुत बड़ी संख्या है। तो उसके स्थान से इसके स्थान गुणवृद्धि तो कम ही आनी चाहिए। ऐसा उसके दुगुने करके ना उतनी बार उतने स्थान नहीं गए। एकम जगन्यकर्ता संख्यात का अर्धच्छेद प्रमाण कितनी बार वो दुगुना करते गए। तो एक बार दुगुना होने तक अपन जितने स्थान गए थे उतने स्थान गए तो 4 गुना हो गया, तो उतने स्थान गए तो 12 गुना हुआ, तो उतने स्थान गए तो ऐसे अर्धच्छेद प्रमाण बढ़ गए ना, तो संख्या गुना हो गया ना।
पहले अपन जो पहले दुगुनी वृद्धि हुई तब तक इतनी बातें को बताया तो पृष्ठ संख्या के इतने स्थान जाने तक हुई, तब उतनी एक बार संख्या गुण वृद्धि होने के लिए जितने स्थान गए उतने ही स्थान जाएंगे, तब उससे दुगुनी वृद्धि होगी। उतना इतना अपने को अधवान नहीं जाना है, जगह पर संख्या का क्षेत्रफल पर अधवान नहीं जाना है, इतनी बार गुना करना है। तो जैसे कहा सब्लिश करके आएगा उतना करते जाएंगे। हाँ, इसलिए संख्या को नहीं होगा ना। उससे असंख्यात गुणवृद्धि और हानि का काल असंख्यात गुना है, क्योंकि पूर्व की वृद्धि और हानि के विषय की अपेक्षा इनका विषय युक्ति से असंख्यात गुना पाया जाता है। गुण का क्या है? संख्या का भाग वृद्धि के बहुभाग स्थान, संख्या गुण वृद्धि के स्थान, असंख्या गुण वृद्धि के स्थान, सब में क्या है? असंख्या गुण वृद्धि ही है। इसलिए असंख्या गुण वृद्धि का जो विषय वो बड़ा है, असंख्या गुना है। गुण का क्या है? गुण का आवली का असंख्यात भाग है, इससे अनंत गुण वृद्धि और हानि का काल असंख्यात गुना है, क्योंकि पूर्व की वृद्धि व हानि के विषय की अपेक्षा इन वृद्धि हानियों का विषय युक्ति से असंख्यात गुना देखा जाता है। मतलब यहाँ पर अनंत गुण वृद्धि लगाकर कहीं ना तो एक शर्त स्थान को उल्लंघन करके, एक शर्त स्थान को उल्लंघन करके ऐसा लेना पड़ेगा ना आपको। अनंत गुण वृद्धि लगाकर अंत मुहूर्त तक हुई तो शर्त स्थान को, बहुत सारे शर्त स्थानों को भी उल्लंघन करके होगा, लेकिन कम से कम एक शर्त स्थान का उल्लंघन करके अनुभागबद्ध स्थान होना चाहिए, तो उसके परिणामों की विशुद्धि अनंत गुणी हो रही है। संक्लेश जो है अनंत गुना हो रहा है, क्योंकि आगे को उत्कृष्ट अनुभागबद्ध स्थान वो संक्लेश से होगा। संक्लेश मतलब विशुद्धि की हानि से होगा, समझो। तो विशुद्धि की हानि होती है तो वहाँ पर बंध जो हो रहा है वो अनंत गुना अनंत गुना अनंत गुना हो रहा है। तो पहला जो बंध स्थान होगा उसका एक शर्त स्थान कम से कम, ज्यादा शर्त स्थान में उल्लंघन हो सकते हैं, कम से कम एक शर्त स्थान को उल्लंघन करके आगे का बंध स्थान होगा, तब दूसरे समय में अनंत गुना होगा। फिर उससे आगे जो है एक शर्त स्थान उल्लंघन करके होगा तो तीसरा समय अनंत गुना होगा। ऐसे ऊपर असंख्यात दो प्रमाण है ना, इससे वहां पर अंतर्मुक्त काल तक रह सकता है। अनंत गुण वृद्धि में अंतर्मुक्त काल तक क्यों रह सकता है? क्योंकि वहां पर ऊपर अनंत गुण वृद्धि के लिए उतना चांस है बढ़ने के लिए, इसको बढ़ने के लिए इतना चांस नहीं है ना सब बाकी के। रेशो नहीं निकालना, हाँ सब रेशो नहीं है, उसका अनुपात नहीं निकाल सकते। बराबर अनुपात नहीं निकाल सकते, लेकिन सामान्य रूप से जो जिया है उसको लगा योग स्थान में भी उन्होंने कहा था ना वहाँ पर अनंत गुण वृद्धि में अंतर्मुक्त काल क्यों रह सकता है, उसके लिए भी बोल दिया था। और वहाँ तो गुना हानि आयाम जो है, यहाँ अनुभागबद्ध स्थान में गुना हानि आयाम सेम दिया वहाँ पर, और वहाँ जो गुना हानि आयाम दिया वो दुगुना करके दे। और चरम जो योग स्थान का गुण हानि है वो सभी नीचे की गुण हानियों से भी अधिक है, वो एक गुण हानि आयाम ऐसा लिया था। इसलिए वहाँ पर सब कितने प्रकार की वो, हाँ, चारों प्रकार की वृद्धि वहाँ पर पाई जाती है सब। जैसे पुस्तक में बहुत अच्छा योग का खुलासा हो गया। गुण का क्या है? गुण का आवली का असंख्यात भाग है, वृद्धि का काल उससे विशेष अधिक है। कितने मात्र से वह विशेष अधिक है? वह अधस्तन समस्त वृत्तियों के काल से विशेष अधिक है। शंका, वृद्धि काल के साथ हानि काल की कल्पना क्यों नहीं की गई है? वृद्धि का काल में सब वृत्तियों का मिलकर के काल लेना है। गुणकर क्या है? गुणकर आवली का संख्या का भाग होते हैं। वृद्धि का काल उससे विशेष अधिक है। वृद्धि का मतलब सभी प्रकार की वृत्तियों का ऐसा अधिक है ना, वृद्धि 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 होती गई तो उसका काल सभी वृत्तियां उसमें आ जाएगी, तो बाकी सब वृत्तियों को उसमें जोड़ देंगे तो वृद्धि का काल विशेष अधिक होगा। वो दिया ना, कितने मात्रा से वो विशेष अधिक है? वो अधस्तन समस्त वृत्तियों के काल से विशेष अधिक है। अनंत गुण वृद्धि का जो काल नहीं समझ में आया क्या बता रहा है? कम समझ में या तो वृद्धियों का काल बता रहे हैं ना, अनंत भाग वृद्धि का काल छोटा है, उससे असंख्यात भाग वृद्धि का काल बड़ा है, उससे संख्यात भाग वृद्धि का काल बड़ा है, तो उसके विषय जो है वो बड़े
और उससे अनंत गुणवृत्ति का अनंत गुण हानि का जो काल है उससे संपूर्ण वृत्तियों का काल मतलब नीचे की सब वृत्तियों का मिलाकर के काल जो है वह विशेषाधिक है। तो अनंत गुणवृत्ति का जो काल है उसमें नीचे के अनंत भाववृत्ति का, संख्यात भाववृत्ति का, संख्यात भाववृत्ति का, संख्यात गुणवृत्ति का, संख्यात गुणवृत्ति का जो काल है उसको जोड़ेंगे तो 6 वृत्तियों का काल एक साथ हो जाएगा। तो अनंत गुणवृत्ति से बाकी सब वृत्तियों का काल अधिक ही आता है, गुना नहीं होता है। ये उसमें से निकालना। वृद्धि काल के साथ हानि काल की प्ररूपणा क्यों नहीं की गई है? समाधान नहीं, क्योंकि हानि काल वृद्धि काल के बराबर है, अतः उसकी अलग से प्ररूपणा करना निष्फल है। इधर से वृद्धि करेंगे उधर से हानि करेंगे, दोनों का समान है। इस प्रकार वृद्धि काल का बहुत्व समाप्त हुआ। इस प्रकार वृद्धि प्ररूपणा समाप्त हुई। गुणकार क्या है? गुणकार आवली का संख्या का भाग है। उस आवली के संख्या पे भाग को आवली के संख्या पे भाग से गुना करो तो अंतर्मूर्त लिया। अंतर्मूर्त का लेना है ना, तो आवली के संख्या पे भाग को किससे गुना करेंगे तो अंतर्मूर्त का रहेगा। तो उसको आवली के संख्या पे भाग से गुना करेंगे तो ये अंतर्मूर्त आएगा ना। हां, असंख्यात गुणवृत्ति का काल कितना है? आवली का संख्या का भाग है। अनंत गुणवृत्ति का काल कितना है? अंतर्मूर्त है। तो अंतर्मूर्त प्रमाण लाने के लिए किस गुणकार से गुना करेंगे? तो आवली के संख्या पे भाग को आवली के संख्या पे भाग से गुना करना पड़ेगा, तभी वो अंतर्मूर्त काल आएगा। आवली से गुना करेंगे तो बड़ी संख्या है ना, वो अंतर्मूर्त नहीं आएगा, संख्या का आवली नहीं आएगी, वो बड़ा काल आएगा। जेव्हा मध्य परुवणदाय अनंत गुण वड्डी अनंत गुण हानिच जेव्हा मध्यम एवं मध्य की प्ररूपणा में अनंत गुण वृद्धि और अनंत गुण हानि एवं मध्य है। संख्या अपने की ना रचना, इसमें एवं मध्य की प्ररूपणा में अनंत गुण वृद्धि और अनंत गुण हानि एवं मध्य है। यहाँ पर आगे प्रश्न का उत्तर दें। शंका अनंत गुणवृत्ति नीचे से ऊपर जाएंगे तो वृद्धि करेंगे, ऊपर से नीचे आएंगे तो उसको हानि करेंगे। जगह बंद स्थान से ऊपर जाते तो वो अनंत गुणवृद्धि कही जाएगी, और नीचे से आप ऊपर से नीचे आएंगे तो वहाँ एक स्थान जाने पर अनंत गुण हानि होगी, फिर उसके नीचे और एक स्थान जाएंगे तो उससे अनंत गुण हानि होगी। इस प्रकार नीचे नीचे अनंत गुण हानि करेंगे। वही स्थान हानि के स्थान अलग नहीं है और वृद्धि के स्थान अलग नहीं है। जब अपन इधर से नीचे से ऊपर जाएंगे तो वृद्धि कही जाएगी, और ऊपर के अनुभाग बंद स्थान से नीचे का अनुभाग बंद स्थान बंद हो गया तो हानि करेंगे। अभी ज्यादा संक्लेश परिणाम हो गए, आगे का स्थान वृद्धि हो गई, फिर परिणामों की विशुद्धि हो गई, उससे अनुभाग बंधन कम किया तो हानि हो गई अनुभाग में। ऐसा होगा ना, वो काल बताए कि वृद्धि होगी तो उसका काल, या हानि होगी तो उसका काल अंतर्मूर्त है। शंका यह क्या काल एवं मध्य है अथवा जीव एवं मध्य समान? योग स्थान में भी अपने दो प्रकार के योग देखे हैं। योग की काल की अपेक्षा से योग मध्य, 4 समय वाले, 5 समय वाले, 7 समय वाले, फिर 8 समय वाले योग स्थान। तो 8 समय वाले जो योग स्थान है उसको कहा योग मध्य, फिर आगे योग मध्य के ऊपर के योग स्थान में। और जीव योग मध्य में क्या लिया कि जीवन योग स्थान से लेकर के जीवों की संख्या वहां पर बढ़ती जाती है। तो जहाँ सबसे ज्यादा जीव की संख्या जिस योग स्थान में होती है उसको जीव योग मध्य कहते हैं। फिर आगे के योग स्थानों में जीवों की संख्या घटती जाती है तो
तो उसमें जीव एवं मध्य तो कहाँ पर है, बहुत ऊपर है, और काल एवं मध्य जो है बहुत नीचे है। इसलिए वहाँ पर हमने देखा था सब। वैसे उसी प्रकार यहाँ पर भी दो प्रकार के बता रहे हैं कि जो अनुभाग बंध की काल की अपेक्षा से अपन ये अवरचना की है, तो वो काल एवं मध्य है ना, यहाँ पर भी पहले अनुभाग बंध स्थान को बांधने वाले जीव आगे बताएंगे, उसकी जीवों की संख्या, फिर आगे आगे अनुभाग बंध स्थान को बांधने वाले जीवों की संख्या, ऐसे करते बढ़ती जाएगी। फिर वहाँ सबसे ज्यादा जिस अनुभाग बंध स्थान को बांधने वाले जीव होंगे उसको क्या कहेंगे, जीव एवं मध्य कहेंगे। फिर जीवों की संख्या ऊपर ऊपर घटती जाएगी। तो इसलिए आप प्रश्न किया कि काल एवं मध्य लेना कि जीव एवं मध्य लेना है। समाधान, वह जीव एवं मध्य नहीं है, क्योंकि अनुभाग स्थानों में जीवों की अवस्था के क्रम की पहले प्रलोभना नहीं की गई, इस कारण यह काल एवं मध्य है। शंका, यदि ऐसा है तो फिर एवं मध्य की प्रलोभना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि समय प्रलोभना से ही 8 समयों के असंख्यात लोकमात्र अनुभाग स्थानों को काल का आश्रय करके एवं मध्य बना सिद्ध है। समाधान, जिन्होंने ये लेकिन क्या बता, मतलब वो नीचे से देखेंगे तो अनंत गुण बुद्धि और अनंत गुण है, ऐसा कहेंगे। जो है ना एवं मध्य की प्रलोभना में अनंत गुण बुद्धि और अनंत गुण हानि एवं मध्य है, इसका अर्थ क्या होगा? वो जो स्थान है वो अनंत गुना हानि रूप है, अनंत गुना वृद्धि। मतलब जगह बंध स्थान से ही लेंगे ना, जगह बंध स्थान से नीचे से वो जगह बंध स्थान से ऊपर जा रहे हैं तो अनंत गुण वृद्धि का स्थान है, या ऊपर से नीचे आ रहे तो भी वो अनंत गुण हानि का स्थान है। सारे स्थान को कैसे बनाते हैं? सारे जो स्थान बनाते हैं वो तो असंख्यात लोग प्रमाण स्थान गए हर इसमें, तो वहाँ अनंत गुण वृद्धि होगा। अष्टांग को रूप है ये बता रहे हैं, वो जो स्थान है वो जो मध्य का एक ही आएगा, एक ही जाएगा। वो जो 8 समय वाले योग स्थानों में, लेकिन 8 समय वाले योग स्थान तो 8 समय वाले बहुत सारे हैं, योग मध्य तो एक ही है। हम योग मध्य 128 लेके चलते हैं हमेशा, 128 वाला वो तो जीव की अपेक्षा आता है, संख्या काल की अपेक्षा से एक ही नहीं आता योग मध्य। काल की अपेक्षा से तो जितने भी 8 समय वाले सबको योग मध्य कहेंगे ना, वो जीव की अपेक्षा से एक ही कोई योग स्थान आएगा कि जिसमें ज्यादा जीवों की संख्या है। इसमें भी तो गुणहानि बनाएंगे तो वैसे बनाएंगे, एक एक करके आगे जीवों की अपेक्षा से बनाएंगे गुणाने, जैसे योग में बनाए ना ऐसे बनाएंगे। मैंने अंक संतुष्टि भी बिठा करके उसमें किया। समाधान, सचमुच में यह काल एवं मध्य समय प्रलोभना से ही सिद्ध है, किंतु उस एवं मध्य का प्रारंभ और समाप्ति कौन सी वृद्धि अथवा हानि में हुई है यह नहीं जाना जाता है। इस कारण उसका प्रारंभ और समाप्ति इन वृद्धि हानियों में हुई है। यह जानने के लिए 8 समय वाले योग स्थान प्रारंभ हुए वह भी अनंत गुण वृद्धि वाला स्थान है, और जहाँ 8 समय वाले समाप्त हुए वो भी अनंत गुण वृद्धि वाला स्थान है। अष्टांग नहीं तो वो तो अष्टांग, वो इधर से वृद्धि कहेंगे ना, हानि कैसे कहेंगे? फिर उधर से आएंगे तो अनंत गुण हानि का आएगा, उधर से वो पहला 8 समय वाला आएगा ऊपर से नीचे तो अनंत गुण हानि वाला आएगा, और उसके नीचे का जो लास्ट का ऊपर से नीचे का लास्ट आएगा तो वो भी अनंत गुण हानि का आएगा। यह जानने के लिए एक मिनट, छठ स्थान नहीं बनेगा फिर उसमें, ये माइक पूरा छठ स्थान नहीं बनेगा फिर उसमें। असंख्यात लोग प्रमाण है ना 8 समय वाले भी योग स्थान। नहीं, वो तो बहुत सारे बनेंगे, लेकिन वही कह रहे ना ऊपर का अष्टांग और नीचे का भी अष्टांग, ऐसा कह रहे। तो जब दोनों अष्टांग हैं, पूर्वांग पे समाप्त हो तो पूरा षठ स्थान होता है, अष्टांग से अष्टांग हुआ तो पूरा षठ स्थान नहीं होकर ज्यादा उससे अधिक हुआ। वो तो असंख्यात लोग प्रमाण उसके बीच में वृद्धियां हो गया, बहुत सारे षठ स्थान होंगे, हाँ बहुत सारे षठ स्थान होंगे, लेकिन पूर्णांक नहीं हो पाएगा। हाँ एक षठ स्थान पूर्ण नहीं होगा। ऐसा बनना चाहिए। अष्टांग से आगे षठ स्थान वृद्धि का प्रारंभ होता है ना, तो यदि वो अष्टांग रूप है तो ज्यादा हो जाएंगे, तो अंग्रेज होंगे। अष्टांग से ही आगे षठ स्थान वृद्धि चालू होती है ना, अष्टांग को लेकर ही फिर उसके चक्र वगैरह सब
नहीं करते, तो पूरी शस्त्रावृत्ति होकर के और एक ज्यादा कहे कहा जाएगा इसमें। वही तो मतलब फिर एक षट स्थान पूरा नहीं रहा, एक अधिक कुछ रहा उसको। हाँ ठीक है, आगे। यह जतलाने के लिए यह मध्य प्ररूपणा प्राप्त हुई है। इसने कहा सचमुच में यह काल योग मध्य समय प्ररूपणा से ही सिद्ध है, किंतु उस योग मध्य का प्रारंभ और समाप्ति कौन सी वृद्धि अथवा हानि में हुई है यह नहीं जाना जाता है। इस कारण उसका प्रारंभ और समाप्ति इन वृद्धि हानियों में हुई है। यह जतलाने के लिए योग मध्य प्ररूपणा प्राप्त हुई है। अनंत गुण वृद्धि से योग मध्य का प्रारंभ होता है, क्योंकि वो पूर्व में उद्दिष्ट है, अतः गुरु का वैसा उपदेश है। पारिशेष रूप से अनंत गुण हानि से उसकी समाप्ति होती है। समाप्ति होती है ऐसे अनंत गुण हानि से कैसे समाप्ति होती है? हाँ देखा ना क्या अनंत गुण हानि से प्रारंभ और समापन। अनंत गुण हानि से आठ समय वाले योग स्थान जो है अनुभाग बंध स्थान है वो असंख्याक योग प्रमाण है, तो नीचे से ऊपर उसकी वृद्धि होती जा रही है ना। फिर अनंत गुण हानि में समाप्ति ऐसा कैसे कह रहे हो? ऊपर से नीचे आएंगे तो वहां पर हाँ अनंत गुण वृद्धि से योग मध्य का प्रारंभ होता है और पारिशेष रूप से अनंत गुण हानि से उसकी समाप्ति होती है योग मध्य की। ऐसा ग्रहण करना चाहिए। चूंकि यह सूत्र देशामर्शक है, अतएव योग मध्य से नीचे की और ऊपर की 4, 5, 6 और 7 समय योग्य स्थानों का तथा 3 समय व 2 समय योग्य स्थानों का प्रारंभ अनंत गुण वृद्धि से होती है। यह सिद्ध है। अनंत गुण वृद्धि से और समाप्ति अनंत गुण हानि से ऐसा लिखा है। हाँ संपरिसमाप्ति अनंत गुण हानि की सिद्ध होती है, सिद्ध है। वही पर वृद्धि और वही पर हानि कैसे कर सकते हैं? वो फिर ऊपर नीचे समझना पड़ेगा। ऊपर जाने की अपेक्षा नीचे आने की। यतएव योग मध्य से नीचे के और ऊपर के 4, 5, 6 और 7 समय योग्य स्थानों का तथा 3 समय व 2 समय योग्य स्थानों का प्रारंभ अनंत गुण वृद्धि से और समाप्ति अनंत गुण हानि से होती है। यह सिद्ध है। हाँ यहाँ पर है ना, ऊपर भी है। अनंत गुण वड्डी है, प्रारंभ अनंत गुण वड्डी है, परिसमाप्ति अनंत गुण हानि होती सिद्ध। पूरा स्पीड नहीं किताब में क्या हुआ ये शब्द है कि नहीं है, और समाप्ति अनंत गुण हानि से ये वाक्य है ना पाहिजे तिथं। इसको बराबर करना। अब यहाँ पर 8 समय वाले योग स्थान का प्रारंभ अनंत गुण वृद्धि से हुआ, तो उसके आगे अब 4 समय वाला योग स्थान पहिला तो अनंत भाग वृद्धि वाला है ना, जगन स्थान अष्टांग रूप है। जगन स्थान को हमेशा अष्टांग रूप मानते हैं। फिर आगे उसकी अनंत भाग वृद्धि चालू हो जाएगी। फिर 5 समय वाला जहाँ से चालू हो गया वहां पर 4 समय वाला का जो अंतिम होगा अनंत पूर्वम रूप होगा। तो समाप्त उसका अनंत गुण हानि कहेंगे, अनंत भाग हानि भाग ऊपर से नीचे जाएंगे, नीचे से ऊपर तक बढ़ते हुए जा रहे हैं। वो बढ़ते हुए जा रहे हैं, लेकिन समाप्ति और प्रारंभ का अर्थ क्या है? 4 समय वाला पहला और फिर 4 समय वाला आखिर का, ऐसा अपन असंख्यात लोग प्रमाण 4 समय वाले हैं ना, तो आखिर का लेंगे। तो आखिर की समाप्ति जो है वो अनंत गुण हानि से कैसे करेंगे? ऊपर से नीचे ले जाना पड़ेगा, ऐसे ले जाना पड़ेगा। समाप्ति जो है ऊपर से ऐसा नीचे लेना पड़ेगा, तो उसको समाप्ति कहेंगे। वृद्धि नीचे जा रही है
समाप्ति भी फिर एक नहीं है। मैंने अंतिम स्थान ऐसा लेना पड़ेगा। जब 4 समय वाले या 2 समय वाला जो ऊपर का है समझे, उसकी जो समाप्ति है तो वो तो अनंत गुणवृद्धि से आया हुआ है ना। अंतिम स्थान जो आया वो उत्कृष्ट अनुभावबंध स्थान अनंत गुणवृद्धि से आया हुआ है। अनंत हाँ रास्ता था, तो उसकी समाप्ति अनंत गुण आने से कैसे होगी? क्योंकि वो जो चालू हुआ है जहाँ से नीचे का पहला वो उर्वंक से अष्टांग से चालू हुआ था, तो जब जा रहा है लास्ट में तो उसके ऊपर उर्वंक था, उसके ऊपर उर्वंक था, उर्वंक से नीचे आया वो अष्टांग पे। अष्टांग का पूर्ण हानि हुआ, उसके बाद में 3 समय वाले चालू हुए जो कि उर्वंक है। तो ये इसका प्रारंभ हुआ था पूर्ण हानि का 3 नंबर वालों के लिए। तो अनंत पूर्ण हानि लास्ट था ना उसका, 2 समय वाले जो स्थान है। मतलब ये इनका प्रारंभ और समाप्ति समझ में आना चाहिए, तो ये बराबर है। प्रारंभ का लेना और समाप्ति का लेना, उसी स्थान पर प्रारंभ और उसी स्थान पर समाप्ति लेना है, तो ये बराबर है। मतलब 4 समय वाला प्रारंभ पहला स्थान होगा तो अनंत गुणवृद्धि से हुआ, और ऊपर से आते हुआ वहाँ पर समाप्ति हुई, वो अनंत गुण हानि का स्थान कहा जाएगा। वही प्रारंभ और वही समाप्ति लेंगे तो वो बैठेगा। लेकिन 4 समय वाले प्रारंभ हुए और असंख्यात्मक प्रमाण जा करके फिर वो समाप्ति हुई, फिर 5 समय वाले चालू हो गए, तो वो समाप्ति लेंगे तो ये नहीं समझते। तो अनंत गुणवृद्धि से ही समाप्ति होगी ना उसकी, उर्वंक पे समाप्ति होगी वहाँ पे। अनंत गुणा में भी क्या समाप्ति होगी? लास्ट वाले उसका स्थान उर्वंक है, उर्वंक पे समाप्ति ऐसे ही मतलब इधर से अपन वृद्धि के लिए जाएंगे तो पहला 4 समय वाला स्थान आएगा, फिर 5 समय वाला स्थान आएगा, वो सब अष्टांग रूप होगा, माने अनंत गुणवृद्धि रूप होगा। फिर ऊपर से नीचे जब आने आएगी तो वही परिणाम, मतलब वही अनुभावबंध स्थान जो 4 समय वाला, 5 समय वाला, 6 समय वाला जो प्रारंभ का था जाते समय, वही ऊपर से आते समय क्या होगा? समाप्ति रूप होगा, तो वो अनंत गुण हानि रूप होगा ना, क्योंकि इसके नीचे का जो है उर्वंक रूप आएगा। वैसे इतना समझ में आएगा कि हर स्थान जो चालू हो रहा है वो अष्टांग से होगा, उसके पहले वाला उर्वंक पे समाप्त होगा। समय वाला पहला स्थान जगह स्थान है, वो कैसा है? अष्टांग रूप है। फिर यहाँ असंख्यात्मक प्रमाण बीच में षष्ठां विद्या हुई, फिर 5 समय का पहला स्थान आएगा, वो भी अनंत गुणवृद्धि का स्थान है। मतलब यह 4 समय वाले का अंतिम स्थान होगा, वो उर्वंक रूप होगा, ये अनंत भागवृद्धि रूप होगा स्थान, और इसमें अनंत गुणा करेंगे तब यह 5 समय वाले के जो प्रारंभ हुआ वो अनंत गुणवृद्धि का स्थान। ये दोनों पे अनंत गुणवृद्धि का नहीं आ सकता है ना, इसका 4 समय वाले का लास्ट में भी अनंत गुणवृद्धि रूप हो और 5 समय वाला पहला भी अनंत गुणवृद्धि रूप हो, ऐसा नहीं आ सकता, क्योंकि एक स्थान में तो स्थान नहीं होते अनंत गुणवृद्धि के। तो इसलिए लास्ट का क्या लेना? अनंत भागवृद्धि रूप स्थान। फिर आगे का जो है वो अष्टांग अनंत वृद्धि गुणवृद्धि का, फिर ये बीच में असंख्यात्मक प्रमाण षष्ठां विद्या हुई है, फिर ये उर्वंक रूप, और अगला 6 समय का अष्टांग रूप। इस प्रकार राष्ट्र का उर्वंक रूप और 7 समय का पहला अष्टांग रूप ऐसे स्थान आएंगे। अब यहाँ ऊपर से नीचे आते हैं, इस प्रकार 2 समय तक गए। अब 2 समय से अब हानि रूप से नीचे आएंगे, तो यहाँ पर 3 समय वाले का अंतिम कैसा था? उर्वंक रूप, और ये 2 समय का अंतिम जो है वो इधर से अंतिम, वो मतलब जाते समय पहला अष्टांग रूप। तो ये 2 समय वालों की समाप्ति हुई, किससे हुई? अनंत गुण हानि से हुई, क्योंकि अष्टांग रूप है ना, उसके ऊपर उर्वंक रूप है, उसके नीचे कैसा है? अष्टांग रूप है। तो इस 2 समय वाले की समाप्ति किससे हुई? अनंत गुण हानि से, क्योंकि आगे फिर उर्वंक रूप है 3 समय वाले का, वो वहां पर ये मतलब इधर से देखेंगे तो पहला जो आएगा वही नीचे उतरते समय अंतिम समाप्ति कहा जाएगा। तो यहाँ प्रारंभ का स्थान
जो है मतलब अनंत गुण रूपी से होता है और उसके ऊपर से जब समाप्ति होती है तो वो अनंत गुण हानि से होती है। ऐसा लगा ना पूरा। तो इस प्रकार अपन पहला भी स्थान और अंतिम भी स्थान अष्टांग करेंगे तो वो घटित नहीं होता है। हमने पहले ऐसा समझा था कि ये पहला भी अष्टांग और अंतिम भी अष्टांग, फिर आगे भी अष्टांग नहीं बचेगा क्योंकि हर वृत्ति का प्रारंभ अष्टांग से होता है और हर वृत्ति की समाप्ति अष्टांग से होता है। तो यहाँ ऊपर चढ़ते समय पहला जो है वो अनंत गुण वृत्ति होती है और ऊपर से नीचे उतरते समय जो समाप्ति हुई वह कैसा है अनंत गुण हानि रूप है अष्टांग स्थान। अब सब स्थानों की पर्यवसान प्ररूपणा, आगे की प्ररूपणा है। ये कौन सी प्ररूपणा हो गई? यह मध्य प्ररूपणा हो गई। यह मध्य प्ररूपणा इतनी छोटी ही है। समय प्ररूपणा, फिर यह मध्य प्ररूपणा और ये कौन सी हुई थी? हानिवृत्ति प्ररूपणा और ये पर्यवसान प्ररूपणा। पच्चवसान परुवणदाय अनंत गुणस्सुवरे अनंत गुणं भविष्यति पच्चवसानम। पर्यवसान प्ररूपणा में अनंत गुण के ऊपर अनंत गुना होगा, यह पर्यवसान है। सूक्ष्म एकेंद्रिय जीव के जघन्य स्थान से लेकर पहले कहे गए समस्त स्थानों का पर्यवसान अनंत गुण के ऊपर अनंत गुना होगा, इस प्रकार होकर स्थित है। इस प्रकार न होकर स्थित है। इस प्रकार पर्यवसान प्ररूपणा से ऐसा है। सुखमय इंद्रिय, अब कौन सा पाठ लेना है? सुखमय इंद्रिय जघन्य ठान पहुड़ी पूर्व पूर्वेदा शेष ठानानं पच्चवसानं अनंत गुणस्सुवरे अनंत गुणं भविष्यति अहोदोनठिदम्। ऐसा लिया तो नीचे आप प्रत्यय होने को नहीं किया। दूसरा है ना आहोदोनि आहोदोनिदित्तम, ताको तो अहोदो निदित्तम ते अहोदोनिदित्तम। अर्थ क्या निकलता है? सूक्ष्म केंद्र जीव के जघन्य स्थान से लेकर पहले कहे गए समस्त स्थानों का पर्यवसान अनंत गुण के ऊपर अनंत गुना होगा, इस प्रकार होकर स्थित है। इस प्रकार पर्यवसान प्ररूपणा समाप्त। न होकर का अर्थ नहीं होता है ना कुछ, इतना ही प्ररूपणा है छोटी। इसका अर्थ क्या है? संपूर्ण होता है, अंतिम स्थान होता है। पर्यवसान तो लास्ट का होता है। पर्यवसान प्ररूपणा में अनंत गुण के ऊपर अनंत गुना होगा, यह पर्यवसान है। सूक्ष्म केंद्र जीव के जघन्य स्थान से लेकर पहले कहे गए समस्त स्थानों का जीव के जघन्य स्थान से लेकर पहले कहे गए समस्त स्थानों का पर्यवसान अनंत गुण के ऊपर अनंत गुना होगा, इस प्रकार न होकर स्थित है। कुछ भाव समझ में नहीं आया। ऐसा है कि ये जो सारे स्थान है अनंत गुण के ऊपर अनंत गुण नहीं है। इसके नीचे जो बताया वो बता रहे जो सत्व स्थान नहीं है। पहले कहे गए समस्त स्थानों का ऐसा लिखा है ना। सूक्ष्म केंद्र जीव के जघन्य स्थान से लेकर पहले कहे गए बताए गए समस्त स्थानों का पर्यवसान मतलब अनंत गुणवृत्ति होकर के समाप्त होगा, ऐसा है। सूक्ष्म केंद्र जीव के जघन्य स्थान से लेकर पहले कहे गए समस्त स्थानों का पर्यवसान जो अंतिम स्थान आएगा वो अनंत गुण के ऊपर अनंत गुना होगा, इस प्रकार होकर स्थित है। इस प्रकार पर्यवसान प्ररूपणा समाप्त है। इसमें कुछ ज्यादा खुलासा नहीं है। आहोदो निदित्तम ऐसा कुछ है। इसमें
लेकिन उसका पाते हुए ताप तो ऐसा लिखा है वो अवोधो निर्दिष्टम ऐसा लिखा है। अब आपको भूत प्ररूपणा है, पहले अंतिम प्ररूपणा है, 20 प्ररूपणा 12 प्ररूपणा बताई थी ना, तो यहाँ आपको भूत प्ररूपणा है। अप्पाहु एति तत्थ इमानि तुवे अवयोगद्वाराणि अनंतरोपनिधा परंपरोपनिधा। अल्प बहुत इस अधिकार में अनंतरोपनिधान और परंपरोपनिधान ये दो अवयव द्वार होते हैं। अनंत गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि और अनंत भाग वृद्धि में अनंतर अधस्थन स्थान को देखते हुए अवस्थित स्थानों की जो अल्पभौत प्ररूपणा है वह अनंतरोपनिधा कहलाती है। जघन्य स्थान की अपेक्षा करके अनंत में भाग से अधिक इत्यादि स्वरूप से स्थित स्थानों की जो अल्पभौत प्ररूपणा है वह परंपरोपनिधा है। इस प्रकार यहाँ दो प्रकार का ही अल्पभौत होता है, क्योंकि तृतीय अल्पभौत भंग की यहाँ संभावना नहीं है। समझ में नहीं? उसके पहले के स्थान से दूसरा स्थान की प्ररूपणा की अल्पभूत की तो अनंतरोपनिधा, और जघन्य स्थान से वो अनंत भाववृद्धि स्थान, फिर आगे के असंख्यात भाववृद्धि स्थान उसकी प्ररूपणा की उसको परंपरोपनिधा। तो दो प्रकार का अल्पभूत बताएंगे उनमें तत्थ अनंतरोपनिधाय सर्वथोवानि अनंत गुणभयानि ठानानि। उनमें अनंतरोपनिधा से अनंत गुण वृद्धि स्थान सबसे स्तोक है। यद्यपि यह अल्पभौत सब स्थानों का आश्रय करके स्थित है, तो भी अयुत्पन्न जन को व्युत्पन्न कराने के लिए एक स्थान का आश्रय करके अल्पभौत प्ररूपणा की जा रही है। एक स्थान में अनंत गुण वृद्धि स्थान कितने होते हैं, असंख्यात गुण वृद्धि स्थान कितने होते हैं, इसकी प्ररूपणा करेंगे। तो सबसे कम कौन से होते हैं, अनंत गुण वृद्धि स्थान, क्योंकि एक स्थान में एक ही अष्टांग होता है। चूंकि एक स्थान में अनंत गुण वृद्धि स्थान एक ही है, अतएव सबसे स्तोक ऐसा कहा गया है। इसको देखा था पहले भी कितनी होती है, एक फिर कांडक प्रमाण, फिर एक अधिक कांडक का गुना करते जाओ, आगे की वृद्धि आती है। सूत्र असंख्यज्य गुणभयानि ठानानि असंख्यज्य गुणानि। उनसे असंख्यात गुण वृद्धि स्थान असंख्यात गुणे हैं। यहाँ उनका एक कांडक मात्र है, क्योंकि एक स्थान के भीतर कांडक प्रमाण ही असंख्यात गुण वृद्धियां पाई जाती है। जैसे अंक संतुष्टि से अपने देखा था 7 अंक कितनी बार आया इसमें पूरे क्वेश्चन में 4 बार आया, और अनंत गुण वृद्धि स्थान अष्टांक 1 बार आया लास्ट में। तो इसलिए अनंत गुण वृद्धि से असंख्यात गुण वृद्धि स्थान कांडक से गुणित है, एक को 4 से गुणा करो तो असंख्यात गुण वृद्धि स्थान आते हैं। उनसे संख्यात गुण वृद्धि स्थान संख्यज्य गुणभयानि ठानानि असंख्यज्य गुणानि। उनसे संख्यात गुण वृद्धि स्थान असंख्यात गुणे। यहाँ उनका एक अंक से अधिक कांडक है, क्योंकि कांडक प्रमाण 6 अंक जाकर एक साथ अंक उत्पन्न होता है। 6 अंक कितनी बार आया है वहाँ पर, 20 बार आया है। 25 पंक्तियों में 4 बार 7 अंक है और 1 बार अष्टांक है, और 6 अंक कितनी बार आया है, 20 बार आया है। मतलब 4 को एक अधिक कांडक में 5 से गुना किया तो कितना हो गया, 20 हो गया। तो 4 गुना 5 बराबर 20। इतनी असंख्यात गुण वृद्धियां हुई। शंका, कांडक प्रमाण संख्यात गुण वृद्धि स्थान जाकर एक असंख्यात गुण वृद्धि स्थान उत्पन्न होता है, तो एक ही कांडक गुणकार होता है, न कि एक अंक से अधिक कांडक, क्योंकि एक स्थान में कांडक प्रमाण ही असंख्यात गुण वृद्धियां पाई जाती हैं। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि कांडक प्रमाण असंख्यात गुण वृद्धि स्थान उत्पन्न होकर अन्य एक असंख्यात गुण वृद्धि स्थान होगा,
ऐसा न होकर चूंकि प्रथम स्थान स्थित है, अतएव अन्य एक असंख्यात गुणवृत्ति का अभाव होने पर भी उससे नीचे के कारक प्रमाण संख्यात गुणवृत्तियां पाई जाती है। इस कारण एक अंक से अधिक कारक गुणकार होता है। यह कारण आगे सब जगह बदलाना चाहिए। तो कारक प्रमाण में असंख्यात गुणवृत्तियां हुई है और असंख्यात गुणवृत्ति स्थान भी कितने होते हैं? कारक प्रमाण होने पर असंख्यात गुणवृत्ति होती है, लेकिन लास्ट में जो पुनः अनंत गुणवृत्ति होती है तो वह पूरे अपने आगमन जाने पर होती है, तो इसलिए वहाँ वापिस कारक प्रमाण संख्यात गुणवृत्ति स्थान बढ़ जाते हैं। जैसे अपन जो इसमें देखते हैं ना कोष्टक में, तो यहाँ पर 6 अंक संख्यात गुणवृत्ति स्थान कारक प्रमाण बार हुई। इधर लास्ट की लाइन देखो, फिर 7 एक बार आया, फिर इस प्रकार 7 अंक कितनी बार आया? 4 बार कारक प्रमाण बार आया। तो उसके आगे फिर वापस 6 अंक कितने बार आए? कारक प्रमाण बार आया। तो इसलिए एक कारक इस प्रमाण हुआ था कारक के वर्ग प्रमाण, पुनः कारक प्रमाण बार संख्यात गुणवृत्तियां होकर ही अनंत गुणवृत्ति हुई, इसलिए वहां पर कारक प्रमाण बढ़ जाते हैं स्थान। तो केवल कारक से गुणा न करके एकाधिक कारक से गुणा करना सब जगह। यहाँ इनके लाने की विधि बतलाते हैं। एक असंख्यात गुणवृत्ति के यदि कारक प्रमाण संख्यात गुणवृत्तियां पाई जाती है तो एक अधिक कारक प्रमाण असंख्यात गुणवृत्तियों के वे कितनी पाई जाएगी? इस प्रकार प्रमाण से फलगुणित इच्छा को अपवर्तित करने पर एक स्थान के भीतर संख्यात गुणवृत्ति स्थान उत्पन्न होगी। इनको कारक प्रमाण असंख्यात गुणवृत्ति स्थानों के द्वारा अपवर्तित करने पर एक अधिक कारक प्रमाण गुणकार होते हैं। त्रैदशी करेंगे तो बराबर है। एक असंख्यात गुणवृत्ति यदि कारक प्रमाण एक असंख्यात गुणवृत्ति होने तक कारक प्रमाण क्या होती है? संख्यात गुणवृत्ति। तो असंख्यात गुणवृत्ति कितनी भले वो कारक प्रमाण हुई है, लेकिन वापस जो आगे अनंत गुणवृत्ति होने के लिए उतने स्थान गए, इसलिए एक अधिक करना उसमें। तो एक अधिक कारक प्रमाण असंख्यात गुणवृत्तियों के वे कितनी पाई जाएगी? संख्यात गुणवृत्ति। तो यहाँ पर फल क्या हुआ? कारक, और इच्छा क्या हुई? एक अधिक कारक। तो कारक को एक अधिक कारक से गुणा करेंगे तो वहां पर संख्यात गुणवृत्तियों का प्रमाण आएगा 20 आएगा। आगे संख्येचे भाग बहिणाने ठाणाने असंख्येचे गुणाने उनसे संख्यात भाग वृद्धि स्थान असंख्यात गुणे। सर आपने सरल पहले से बताया ना कि अनंत गुणवृत्ति 1, असंख्यात गुणवृत्ति 4 मतलब कारक प्रमाण पर 4 ये माना हुआ है। वास्तविक गणित की सूचना बोल के असंख्यात से था। फिर आगे की वृत्तियां लाने के लिए खाली एक अधिक कारक से गुणा करते हैं। उसको एक अधिक कारक से गुणा किया मतलब 5 से गुणा किया तो 4 5 20, तो संख्यात गुणवृत्ति कितनी हुई? 20 हुई। फिर उसको एक अधिक कारक से गुणा किया तो संख्यात गुणवृत्ति कितनी हुई? 100 हो गई, मतलब 5 से गुणा किया। फिर उसको एक अधिक कारक से गुणा किया तो असंख्यात गुणवृत्ति कितनी हुई? 500 हुई। और पूरे उसको एक अधिक कारक मतलब 5 से गुणा किया तो अनंत गुणवृत्ति कितनी हो गई? 2500। तो वही यहाँ पर बता रहे हर बार गुणकार कितना आएगा? एक अधिक कारक, एक अधिक कारक, एक अधिक कारक, ये गुणकार का प्रमाण आएगा। गुणकार क्या है? गुणकार एक अंक से अधिक कारक है, पर इस प्रकार एक अधिक कारक से गुणित कारक 4 गुणा 5 प्रमाण संख्यात गुणवृत्तियों को एक अधिक कारक से कारक के द्वारा गुणित करने पर एक स्थान के भीतर संख्यात भाग वृद्धि स्थान है। इनको संख्यात गुणवृत्ति स्थानों के द्वारा अपवर्तित करने पर एक अंक से अधिक कारक गुणकार पाया जाता है। असंख्येचे भाग बहिणाने ठाणाने असंख्येचे गुणाने उनसे असंख्यात भाग वृद्धि स्थान असंख्यात गुणे। यहाँ पर भी एक अंक से अधिक कारक, यहाँ पर भी गुणकार, यहाँ पर भी गुणकार एक अंक से अधिक कारक है, क्योंकि संख्यात भाग वृद्धि स्थानों को स्थापित कर
एक अधिक कांडक से गुणित करने पर एक षष्ठांग के भीतर असंख्यात भाग वृद्धि स्थान उत्पन्न होते हैं। एक 5 का गुणकार अभी और बढ़ा है, संख्या भाग वृद्धि स्थान जितने थे ऊपर संख्या वृद्धि स्थान उसको 5 से गुना नहीं, संख्या भाग वृद्धि स्थान थे उसको 5 से गुना किया तो असंख्या भाग वृद्धि स्थान आए, क्योंकि उनको अधस्तन राशि से अपवर्तित करने पर गुणकार उत्पन्न होता है। अनंत भाग बहियाने ठाणाने असंख्येचे गुणानी, उनसे अनंत भाग वृद्धि स्थान असंख्यात गुणे हैं। यहाँ पर भी गुणकार एक अधिक कांडक है, क्योंकि एक अधिक कांडक से असंख्यात भाग वृद्धि स्थानों को गुणित करने पर एक षष्ठांग के भीतर अनंत भाग वृद्धि स्थान उत्पन्न होते हैं। एक षष्ठांग के भीतर इन अनंत गुण वृद्धि स्थानों, असंख्यात गुण वृद्धि स्थानों, संख्यात गुण वृद्धि स्थानों, संख्यात भाग वृद्धि स्थानों, असंख्यात भाग वृद्धि स्थानों और अनंत भाग वृद्धि स्थानों को स्थापित कर एक षष्ठांग के भीतर यदि इतने विवक्षित स्थान पाए जाते हैं तो असंख्यात लोग मात्र षष्ठांग के वे कितने पाए जाएंगे? असंख्यात पात्र से गुना करो सभी वृद्धियों को, तो सभी षष्ठांग वृद्धियों में उतने स्थान आएंगे। इस प्रकार प्रमाण से फलगुणित इच्छा को अपवर्तित करने पर समस्त षष्ठांगों की अनंत गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि और अनंत भाग वृद्धि के स्थान होते हैं। जिस प्रकार एक षष्ठांग के अल्प बहुत्व का कथन किया गया है, उसी प्रकार से नाना षष्ठांगों के भी अल्प बहुत्व का कथन करना चाहिए, क्योंकि गुणकार के प्रति कोई भेद नहीं है। इस प्रकार अनंतरोपनिधान अल्प बहुत्व समाप्त हुआ। अपना भी समाप्त हुआ।